हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो सीरीज हम लोगों ने चला रखी थी उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी इनका नाम हम लोग कैसे देते हैं आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, कौन कौन से जो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम हम लोग कैसे दे सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समावयवता के बारे में, कि समावयवता कौन कौन सी शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले देखो, इसमें अगर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आइसोमेरिज्म आखिर होती क्या है। देखो, होता यह है कि कोई भी अगर दो कंपाउंड्स हैं, अगर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी उनके अणुसूत्र समान है और गुण जो है उनके अलग अलग होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमर्स। और ये जो पूरा प्रोसेस है यही कहलाता है आइसोमेरिज्म। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उनके रिएक्शन करने के तरीके, उनमें बॉन्डिंग, लिगेंड कुछ डिफरेंट टाइप से जुड़ सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें इनमें अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की जाए तो देखो, दो तरह के आइसोमेरिज्म इनमें पाई जाती है। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी संरचनात्मक समावयवता, और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसका मतलब हुआ त्रिविम समावयवता, यानी दो तरह की आइसोमेरिज्म, दो तरह की समावयवता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं। एक तो हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी संरचनात्मक समावयवता, और एक हो गई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी त्रिविम समावयवता। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, यानी संरचनात्मक समावयवता के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता में हम लोग देख सकते हैं, एक चार्ट आपके सामने ओपन है, यानी ये चार्ट हमें बताता है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग आइसोमेरिज्म की जब हम लोगों ने डेफिनेशन पता कर ली है, हमें पता लग चुका है कि समावयवता आखिर होती क्या है, तो उसी में सबसे पहले अब जब दो टाइप्स इसके होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसके लिए अगर हम लोग देखें तो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड हो, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग होती है, जिसकी वजह से उनमें गुणों में क्या आ जाते हैं, थोड़ी भिन्नता आ जाती है, यानी गुण थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, उनमें प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। किस वजह से होती हैं? उनकी स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। तो वो सभी कंपाउंड्स एक दूसरे के कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है। देखो, यहाँ 7 टाइप के होते हैं, यानी 7 टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो यह आती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी आयनन समावयवता, यानी कोई भी जो मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी जो अणु होंगे या कोई यौगिक होंगे, कंपाउंड होंगे, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका सेम रहेगा, लेकिन आयोनाइज्ड होने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे आइसोमर कहलाते हैं आयोनाइज्ड आइसोमर, और ये कहलाती है आयोनाइज्ड आइसोमेरिज्म। तो दूसरी, तो ये तो थी आयोनाइज्ड आइसोमेरिज्म। सेकंड हम लोग बात करें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी इसमें कुछ हाइड्रेट मॉलिक्यूल, हाइड्रेट लिगेंड होते हैं, जिनका जुड़ने का क्रम कुछ अलग अलग होता है। तो ऐसे आइसोमर कहलाते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये हाइड्रेट आइसोमर, और ये पूरा फिनोमिना कहलाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये आती है लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी बंधन समावयवता। वही बात हो गई, स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन बॉन्डिंग जो है लिगेंड्स की वो अलग तरीके से होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म पूरा प्रोसेस ये कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो एक आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी उप सह संयोजक समावयवता।
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के फॉर्मूले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह ही होते हैं, उनमें ये आइसोमेरिज्म पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी की थी, कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी कि उसमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन में जो सेतु बंध बनाते हैं, और वो भी दो तरह के हो सकते हैं, सम्मित और असम्मित टाइप के। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कंपाउंड्स जो हैं, वो शो करते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आती है लिगेंड आइसोमेरिज्म। अगर लिगेंड के फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन अगर लिगेंड एक दूसरे के आइसोमर हैं तो उस कंडीशन में जब वो मेटल से जुड़ते हैं तो वो आइसोमेरिज्म कहलाती है लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। वैसे तो क्या है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कोई आइसोमेरिज्म होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें चलते हैं हमारे मूलानुपाती सूत्र, यानी मूलानुपाती सूत्र जो चलते हैं उस कंडीशन में अब एक से ज़्यादा तो फॉर्मूले बन ही जाते हैं, तो हम लोग इसको आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में ले लेते हैं। इस तरीके से टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास हो गई 7 टाइप्स की, यानी 7 तरह की स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक आइसोमेरिज्म होती है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक आइसोमेरिज्म को विद एग्जांपल समझने की, यानी कौन कौन से जो भी आइसोमेरिज्म होती है ये इनको हम लोग अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी आयनन समावयवता क्या होती है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पर क्या होता है, दो एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। यहां पर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिए हम लोग देखते हैं यहां पर एक कोबाल्ट है, यहां भी एक कोबाल्ट है, यहां पर एमीन 5 है, यहां पर भी एमीन लिगेंड 5 है, यहां पर ब्रोमाइड लिगेंड है एक, यहां पर भी एक ब्रोमाइड लिगेंड है, और एक यहां सल्फेट है तो यहां भी सल्फेट है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी इनका आयोनाइज्ड होने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहां पर हम लोग देखिए, अगर इस कंपाउंड का आयोनाइजेशन होगा तो यहां 2 पॉजिटिव इस एंटिटी के बाहर, और एंटिटी के बाहर सल्फेट आयन जो 2 नेगेटिव रहेगा चार्ज। और सेम चीज अगर इस कंपाउंड को आयोनाइज करते हैं तो ये एंटिटी पॉजिटिव में और ब्रोमाइड आयन नेगेटिव में। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इनको आयोनाइज्ड, यानी फॉर्मूला तो सेम था लेकिन आयोनाइज्ड होने के तरीके क्या हो गए, इनके अलग अलग हो गए। इस तरह से ये एक आइसोमेरिज्म कहलाती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी ये दोनों जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के आयोनाइज्ड आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल देखो, ये तो थ्योरेटिकली चीज हो गई, हम लोग कुछ एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिकली चीजों को समझे, कुछ रिएक्शंस कराई गई इनके साथ किसी कंपाउंड की, तो किस तरह से ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो देखा जाता है। देखो यहां पर क्या होता है, पहली चीज तो यही क्लियर हो रही है कि ये रेड पर्पल कलर का होता है और ये होता है रेड कलर का होता है। अब कलर तो तभी डिफरेंट होंगे ना तब जब कोई इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस पाए जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ एक चीज तो क्लियर हो रही है, कलर अगर अलग अलग आ रहे हैं तो फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होगी। अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले जो आयन की बात, जो कंपाउंड की बात करें, हम लोगों ने इसमें बेरियम क्लोराइड डाला। तो जैसे इसमें बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो ये BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट देता है, यानी वाइट अवक्षेप देता है। लेकिन साथ ही इसमें जब हमने AgNO3 डाला तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली। इसका मतलब AgNO3 अगर रिएक्ट करता तो AgBr बन सकता था, लेकिन Br नेगेटिव आयन यहाँ फ्री नहीं है इसलिए AgBr नहीं बना। लेकिन सल्फेट आयन यहाँ पर फ्री थे, इस तरह से आयोनाइज्ड हुए थे, इसलिए ये बेरियम सल्फेट बना लेते हैं। अगर सेम हम लोग देखें यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल में, तो देखो इस कंपाउंड में यहाँ पर Br नेगेटिव आयन फ्री हो सकता है यहाँ पर, यानी इसका आयोनाइजेशन हो सकता है।
तो जब इसमें AgNO3 डाला गया यानी सिल्वर नाइट्रेट डाला गया तो इसने बनाया AgBr का येलो प्रेसिपिटेट, थोड़ा हल्का येलो होता है, तो इस तरह का कलर ये आता है। लेकिन जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया हम लोगों ने कराई तो ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता और कोई कलर नहीं देता है। इससे एक बात क्लियर होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम था, लेकिन दोनों आयोनाइज डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो इस तरह के जो आइसोमेरिज्म कहलाती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देख सकते हैं हमारे पास आती है लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी बंधन समावयवता। बंधन समावयवता, देखो वही बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सभी में सेम मिलेगा। हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि एक कोबाल्ट है, यहाँ भी हमारे पास एक कोबाल्ट है, यहाँ पर एमीन है 5, यहाँ पर भी 5 एमीन है, यहाँ पर NO2 लिगेंड ही है और यहाँ भी NO2 लिगेंड है, लेकिन दोनों में जुड़ने का तरीका अलग अलग हो रहा है। यानी इस वाले जो कंपाउंड है उसमें डोनर एटम है, NO2 में डोनर एटम है नाइट्रोजन, और यहाँ पर ONO के रूप में हमने लिखा है, यानी कि यहाँ पर डोनर एटम होता है ऑक्सीजन। यानी लिगेंड सेम है, वही Cl2 लास्ट में लग रहा है, वही Cl2 लास्ट में इसमें भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी एक लिगेंड इसमें कैसा आ गया, उभय दंतुक लिगेंड यानी एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया, जिसमें 2 दाता परमाणु हो सकते हैं और दोनों अलग अलग समय पर बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो देखो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो देखो इसका रेड कलर हो गया, इसका येलो कलर हो गया, तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि दोनों की स्ट्रक्चर कुछ तो डिफरेंट थी कि कलर अलग अलग आए हैं। तो ये डिफरेंस इनमें देखा गया कि यहाँ पर डोनर एटम होता है नाइट्रोजन एक लिगेंड में, बाकी 5 सेम है, और यहाँ पर एक लिगेंड में डोनर एटम है ऑक्सीजन। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 5 तो NH3 लिगेंड जुड़े हुए हैं ही, यहाँ से हम लोगों ने Cl को अलग करके इस एंटिटी की ही जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारे पास है सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डोनर एटम है ऑक्सीजन और यहाँ पर लोन पेयर डोनर एटम है नाइट्रोजन। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, जबकि फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये होते हैं लिंकेज आइसोमर और इसे हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर इसकी प्रैक्टिकली स्टडी की जाए तो देखो यहाँ पर ONO लिगेंड है, यानी जब भी हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तो ये नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 बना सकता है, क्योंकि इसमें ONO लिगेंड है और हम लोग जानते हैं कि HNO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर जैसे ये ऑक्सीजन है ये यहाँ प्रोटॉन के साथ जुड़ सकता है एसिडिक सॉल्यूशन में, तो ये तो नाइट्रस अम्ल बना सकता है, इसमें नाइट्रस अम्ल बनता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसको एसिडिक मीडियम में डाला जाए यानी अम्लीय माध्यम में डाला जाए तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता, यानी बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहता है। तो यहाँ ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर ONO की तरह से तो NO2 नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो आइसोमर कहलाते हैं वो होते हैं लिंकेज आइसोमर्स यानी बंधन समावयवता, यानी एक उभय दंतुक लिगेंड इनमें होता है जिसका बॉन्ड बनाने का तरीका अलग अलग होता है, यानी डोनर एटम जो है उनमें अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से ये होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यानी हाइड्रेट समावयवता। देखो हाइड्रेट आ गया, वहां हमें समझ जाना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो हाइड्रेट आ गया इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर इसमें यहाँ हम लोग देखें, देखो 3 फॉर्मूले 3 कंपाउंड्स हम लोगों ने लिखे हैं। अगर इस वाले कंपाउंड की बात की जाए तो इसका कलर होता है पर्पल कलर, इस कंपाउंड की बात की जाए तो इसका कलर होता है ग्रीन कलर, इस वाले कंपाउंड की बात करें तो ये होता है डार्क ग्रीन कलर यानी और भी गहरा हरा कलर। अब जो कलर डिफरेंट हो रहे हैं तो साफ बात है कि इसमें स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से अब वो क्या डिफरेंसेस हैं
वो हम लोग देखते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं एक क्रोमियम है, एक क्रोमियम है, और यहाँ भी एक क्रोमियम एटम है। यहाँ पर H2O 6 है, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं 5 तो अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं 4 H2O लिगेंड अंदर है और 2 H2O लिगेंड बाहर हो गए, टोटल 6 ही हैं। अगर Cl की बात की जाए तो यहाँ 3 Cl एटम है, तो यहाँ भी 3 Cl एटम है और यहाँ भी 3 ही है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। फिर भी ये इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इनके रिएक्शन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। उसमें कारण यह होता है कि देखो यहाँ पर H2O लिगेंड जो है वो टोटल लिगेंड के रूप में ये सारे, यानी H2O6 डायरेक्ट मेटल से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर एक H2O इस एंटिटी के बाहर आ गया। एंटिटी के बाहर का मतलब ये क्रिस्टलन जल के रूप में होता है, यानी क्रिस्टलन वाटर के रूप में ये होता है। तो इस तरह से ये बाहर आ गया। लेकिन यहां पर हम लोग देखें तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों ने क्रिस्टलन के रूप में ले लिए, यानी फॉर्मूला तो सेम था। और सेम चीज यहां पर एक Cl एटम हमने अंदर ले लिया, यहां पर भी एक Cl को लिगेंड के रूप में हमने अंदर ले लिया, तो यहाँ 2 Cl अंदर आ गए। तो यानी स्ट्रक्चर तो इनकी अलग अलग हो गई। स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण इनके रिएक्शन करने के तरीके भी अलग हो गए, इस वजह से इनके कलर भी डिफरेंट आते हैं। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है वो होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स सीधे लिगेंड रूप में नहीं जुड़े हुए, कुछ क्रिस्टलन के रूप में जुड़ जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला सेम होता है। तो इस तरह के कहलाते हैं ये हाइड्रेट आइसोमर्स। आगे हम लोग देखो और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे COCl2 इन ट्वाइस। इन का मतलब हो गया यहाँ एथिलीन डाइएमीन, यानी एथिलीन डाइएमीन होता है CH2 NH2 और CH2 NH2। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इन। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं दोनों कंपाउंड में देखो H2O एक है, यहाँ भी एक H2O है, यहाँ Cl2 है, और यहाँ पर भी हम लोग Cl यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं Cl 3 है, एक कोबाल्ट है, 2 इन है, यानी एथिलीन डाइएमीन है। तो इस तरह से ये दोनों कंपाउंड भी एक दूसरे के क्या हैं, हाइड्रेट आइसोमर हैं, क्योंकि एक H2O मॉलिक्यूल बाहर आ गया और इसमें अंदर है। तो ये होते हैं एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स। आगे हम लोग और देखते हैं, अब आती है आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी उपसह संयोजक समावयवता। देखो नाम में आ रहा है इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो दोनों ही किस रूप में रहते हैं, दोनों ही बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं, यानी दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी के रूप में होते हैं, यानी उपसंयोजन सत्ता के रूप में होते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखो CONH3 और CrCN6, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरे कंपाउंड का सेम आ रहा है इसके। हमने क्या किया, यहाँ पर Cn को जोड़ दिया कोबाल्ट के साथ, और जो एमीन लिगेंड है उसको जोड़ दिया क्रोमियम के साथ। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ। पूरे कंपाउंड के फॉर्मूला अगर देखा जाए तो 6 एमीन है, 6 इधर भी है, 6 साइनो है, 6 साइनो यहाँ भी है, कोबाल्ट एक क्रोमियम है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज कहाँ पर आ गया, इनके बॉन्डिंग के तरीके में आ गया। यहाँ पर साइनो जुड़े हुए कोबाल्ट से, यहाँ पर साइनो जुड़ा हुआ है क्रोमियम से, यहाँ पर एमीन जुड़ा हुआ है क्रोमियम से, तो यहाँ पर एमीन जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से। इसकी वजह से इनके कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं और ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें तो देखो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, जिसमें दोनों ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होंगी। फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन लिगेंड का मेटल के साथ जुड़ने का क्रम इनमें जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे सभी कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होते हैं, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, अब आती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि इस तरह की आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में मिलती है जिसमें सेतु बंध युक्त यौगिक होते हैं, जो 2 तरह के हम लोगों ने पढ़े थे, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल।
यानी सिमेट्रिकल अगर कन्वर्ट हो गया नॉन सिमेट्रिकल में, या सिमेट्रिक भी रह जाता है लेकिन उनमें बॉन्डिंग की स्थिति अलग अलग हो जाती है, तो वो सारे होते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अलग चीज है, लेकिन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म अलग चीज होती है। तो यहां पर हम लोग देखें, डाई म्यू हाइड्रोक्सो बिस डाई एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, और एक हमने लिया टेट्रामीन टेट्राक्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट थर्ड। दोनों कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन बिल्कुल सेम है। जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं NH3 कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। टोटल NH3 यानी एमीन लिगेंड है 4। तो यहाँ हम लोगों ने एक साथ लिख दिया 4 एमीन को। यहाँ पर हाइड्रोक्सो लिगेंड 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। यहाँ पर अगर Cl2 लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर 2 और 2 4 Cl हैं, यहाँ भी हम लोगों ने 4 ले लिए। अगर मेटल की बात करें तो 2 कोबाल्ट हैं, 2 कोबाल्ट ही हैं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये तो एक सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल जो कंपाउंड है, और ये नॉन सिमेट्रिकल बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने लिगेंड एक साथ लिख दिए इस तरह से। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हुए भी ये दोनों जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगी। देखो नाम ही अलग अलग हो गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड था, हम लोगों ने सिमेट्रिकल जो कंपाउंड्स का जैसे नाम देते हैं उस तरीके से नाम दिया है। यहाँ पर ये नॉन सिमेट्रिकल हो गया तो इसका नाम उस तरीके से दिया गया, तो यानी कंपाउंड्स के नेम ही चेंज हो गए। और यहाँ पे हम लोग देखें 4 एमीन एक कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 जुड़े हुए हैं, दोनों डिफरेंट मतलब अलग अलग साइड में जुड़े हुए हैं। यहाँ 4 Cl एक मर ही जुड़ा हुआ है, यहाँ अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सेम फॉर्मूले होते हुए भी एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये प्रोसेस पूरी, ये जो फिनोमिना है पूरा, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों बहुत अच्छा आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से समझना है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, लिगेंड आइसोमेरिज्म यानी लिगेंड समावयवता के बारे में। देखो लिगेंड आइसोमेरिज्म आ गया, यानी यहाँ पर जो भी अंतर आ रहा है वो किस में आ रहा है, लिगेंड की वजह से आ रहा है। लिगेंड की स्ट्रक्चर में कोई अंतर है। ऐसी आइसोमर्स वो होते हैं, मान लीजिए 2 कंपाउंड हैं, अगर दोनों कंपाउंड में जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, अगर वो लिगेंड ही एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो अगर वो किसी कंपाउंड में जुड़ेंगे तो वो कंपाउंड भी क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। यानी पहली कंडीशन क्या हुई, लिगेंड एक दूसरे के आइसोमर हो, और फिर वो लिगेंड किसी कंपाउंड से जुड़े तो वो कंपाउंड भी क्या हो, आइसोमर हो जाएंगे। तो ये आइसोमेरिज्म कहलाती है लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, प्रोपेन 1,3 डाइएमीन है, इसको हम लोग शॉर्ट में TN कहते हैं। और एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रोपेन 1,2 डाइएमीन, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PN। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग प्रोपेन 1,3 डाइएमीन और प्रोपेन 1,2 डाइएमीन, ये दोनों लिगेंड एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्योंकि इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए। अगर ये लिगेंड किसी कंपाउंड में आते हैं तो कंपाउंड भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, 2 NH3 है, 2 NH3 है, लेकिन लिगेंड सेम नहीं है, लेकिन आइसोमर लिगेंड हमने यूज किए हैं। तो यहाँ देखो TN और यहाँ PN, लेकिन लिगेंड एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। तो ये दोनों कंपाउंड भी क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे, और ये पूरा फिनोमिना कहलाता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। उम्मीद कर रहा हूं बड़े अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें लिगेंड एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, और वो अगर किसी कंपाउंड में जुड़े हुए हैं तो कंपाउंड भी एक दूसरे के आइसोमेरिज्म होते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म में। तो ये थी लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम लोग देखें तो अब हमारे पास आती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी बहुलकन समावयवता। अब जैसा कि मैंने बताया था कि वैसे तो ये नॉर्मली आइसोमर होते नहीं हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक जैसे होते हैं।
तो हम लोग ले लेते हैं एक आइसोमर की कैटेगरी में ले लेते हैं इनको, बाकी एक्चुअल में ये आइसोमर होते नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया है, यहाँ पर NH3 2 है, Cl 2 है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने बढ़ा दिए, लिगेंड 4 हो गए, यहाँ भी 4 Cl लिगेंड जुड़ रखे हैं, यहाँ 3 और 1 के रेशो में यहाँ 4 हैं, लेकिन ये फिर भी अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये पॉलीमर आइसोमर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अणुसूत्र नहीं देखते हैं, इसमें मूलानुपाती सूत्र देखते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र में अगर देखें तो उसमें तो हमें जो लिगेंड जुड़ रखे हैं बस वो देखने होते हैं, उनकी संख्या नहीं देखनी होती है। यानी प्लेटिनम है, एमीन है और क्लोराइड है, अब इनकी संख्या चाहे कुछ भी हो तो इनके मूलानुपाती सूत्र में आएगा प्लेटिनम, NH3 एंड क्लोराइड। अब ये किस क्वांटिटी में है उससे कोई दिक्कत नहीं है मूलानुपाती सूत्र लिखते समय। तो इनके मूलानुपाती सूत्र देखे जाते हैं, उस आधार पर ये एक दूसरे के क्या हो गए, समावयवी हो गए, यानी आइसोमर्स हो गए। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये कहलाती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये तो थे सारे आइसोमेरिज्म के 7 टाइप्स, यानी 7 तरह की आइसोमेरिज्म हम लोगों ने डिस्कस की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों की समझ में आया होगा। वीडियो को लगातार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।